बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मुझे ज्वाइन किया है बेल्जियम के शहर ब्रसेल से। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने इस वक्त मौजूद हैं चौधरी परवेज इकबाल लोसर, जो कि ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन हैं, समंदर पर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का मुकदमा यूरोपीय पार्लियामेंट में लड़ते नजर आते हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पर लड़ते नजर आते हैं। जो यूरोपीय पार्लियामेंट ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की है, पाकिस्तान के कुछ कवानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। तो इसमें जो पाकिस्तान मुखालिफ जो लॉबी है वो बड़ी मुतहर्रिक हुई है यूरोप में। और यूरोप में वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करती वो लॉबी जो दिखाई देती है, वो इस टाइम बड़ी मुतहर्रिक है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस की रियायतें मिली हुई हैं यूरोपीय मंडियों में, वो शायद खत्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान की जो तजारत से मुतल्लिक बहुत सारी पाकिस्तान को इंसेंटिव्स मिले हुए हैं, शायद वो कोई खत्म होने जा रहे हैं। और वो कुव्वतें भरपूर कोशिश ऐसा ही कुछ करने की कर रही हैं। इस सारे मामले पर बात करने जा रहे हैं चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बड़ाई साहब। चौधरी साहब ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है यूरोप में। पाकिस्तान मुखालिफ कुछ लोग जो इस पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, और उन्होंने ये करारदाद पेश की और मंजूर कर ली गई। तकरीबन 681 अरकान ने इसके हक में वोट दिया है। जो सब पहले तो ये बताएं कि इस करारदाद का इम्पैक्ट क्या है जो यूरोप की पार्लियामेंट में ये पाकिस्तान के खिलाफ ये करारदाद मंजूर की गई है। इसका जो असर है, पहले तो इसकी अहमियत के हवाले से बताएं कि ये करारदाद जब यूरोपीय पार्लियामेंट मंजूर करती है उससे मुतालिक बताएं। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका शुक्रिया। अभी ये करारदाद को सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पाकिस्तान के मुखालफ या यूरोप में कुछ वो उनको हमेशा से सुर्खे लोग सुर्खे टाइप के लोग हैं जो कि ऐसी चीज़ें प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये यूरोपियन पार्लियामेंट का एक प्राइमरी टेस्ट सेशन हुआ 29 अप्रैल 2021 को स्ट्रासबर्ग, जो कि फ्रांस का शहर है। यूरोपियन पार्लियामेंट नॉर्मल इसका जो मेन हेडक्वार्टर है ये ब्रसल में है। महीने में 3 सेशन इधर होते हैं, एक जो वोटिंग का सेशन है वो होता है स्ट्रासबर्ग में। अभी वहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन करारदाद पास हुई है ये ऐसे ही है कि एक स्वीडन का पार्लियामेंटेरियन है, और जिसके बारे में मैं अक्सर लोगों को ये बता भी चुका हूँ कि स्वीडन का जो वजीर आज़म है वो उसके बारे में ये राय रखता है कि ये एक नस्ल परस्त और फाशिस्ट पार्टी से तल्लक रखने वाला बंदा है। और ये पाकिस्तान का, अभी ये नहीं कि ये पहली बार, इसने कोई पिछले मई में भी एक पाकिस्तानी साफी वहाँ फौत हो गया था स्वीडन में, तो वो भी इसने मलबा पाकिस्तान या पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर डाला था। इसका मतलब है ये दूसरे मुल्क की लॉबी के साथ है। और अभी जबकि ये करारदाद इसी बंदे ने पढ़ी है, पेश की है, और ये यूरोप में भी दुनिया में कहीं भी कोई करारदाद पेश की जाती है जिस मुल्क के ऊपर या जिस पार्टी के ऊपर कोई इल्जामात लगाए जाते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है वो सारे सच साबित हों। वहां पर ये रेजोल्यूशन पास हुई है। अभी इसके पास ये जो जीएसपी प्लस का ये शोर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान से ये ले लिया गया है। ये एम हूँ की जन्नत में रहते हैं, 3 बार पहले भी हमने ये स्टेटस लिया है और बड़े बड़े प्रापोगंडों के दरमियान में लिया है। अभी ये चौथा हमला है इसके ऊपर। अभी इसका ये है कि भाई ये बाद में वड़ाई साहब ये करारदाद जो है ये मुतलका मिनिस्ट्री जो एक्सटर्नल सर्विस है वहां पर जाएगी, और उसके बाद ये 2 महीने के अंदर देखा जाएगा। फिर हमसे पाकिस्तान से ये जो पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, इल्जामात लगाए गए हैं, हम उन इल्जामात का जवाब देंगे कि ये कितने किसी हद तक ठीक हैं या गलत हैं। इनमें जो सबसे बड़ा अभी जो इसका मतन बनाया गया था वो 2014 में पाकिस्तान में शगुफ्ता बीबी और शफकत एमैनुअल भी ये उनको उनका केस जो है उसको मतन बनाया गया। लेकिन ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं। आप अभी यूरोप में भी ऐसे कई वाकयात होते हैं, फ्रांस में कितने हुए हैं, बेल्जियम में होते हैं,
यहाँ सारे हालात, इसका मतलब है जो चाहे करारदाद, अभी कल हम पाकिस्तान में एक करारदाद मंजूर कर लें और उसका इम्पैक्ट एकदम तो नहीं होता है, लेकिन ये जो मुहालफ प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उन्होंने एक उनकी नई दुकान खुल गई है चंद दिन के लिए। वो मैं हमेशा ये कहता हूँ, 2 दिन की रोशनी आगे अंधेरी रात। जैसे इनको पहले पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना जो है वो इसमें वो कामयाब नहीं हुए, इस बार भी नहीं होंगे। चौधरी साहब, वजीर आजम इमरान खान ने ये जो एक सूरत हाल मुल्क में बनी थी अभी रिसेंटली, उसमें टेलीविजन पे आके खिताब किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है इसका हमें यूरोप में नुकसान पहुंच सकता है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। तो अब अगर जिस नहज पे मामलात पहुंच गए हैं या लेके जाए जा रहे हैं, जाहिर है सारे यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस तो पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है, लेकिन वहां एक लॉबी काम कर रही है। तो क्या वाकई वजीर आजम का वो कंसर्न जो था वो दुरुस्त था कि वहां पर हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासर हो सकती हैं, वहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी मंडी है यूरोप, हमारी एक्सपोर्ट्स जब मुतासर होंगी हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो उनके कंसर्न जो वजीर आजम के थे, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वजीर आज़म ने जो कौम से खिताब किया था, बात तो बिल्कुल ठीक थी। अभी अगर आप अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाते हैं, अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं और बाई हुक और बाई क्रुक आप कहते हैं कि ये चीज़ों को जो है ये कानून नया बनाया जाए, इस मुल्क का सफीर निकाला जाए, इनके साथ तल्लुकात बंद किए जाएं, ऐसे नहीं होता है दुनिया में। वजीर आज़म क्योंकि जाहिर है कि वेस्टर्न दुनिया में रह के गए हैं, ये वेस्टर्न मीडिया को जानते हैं, वेस्टर्न पार्लियामेंट लोगों के मजाज से वाकिफ हैं, उनकी बात तो बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ करारदाद पेश करेंगे, या किसी के खिलाफ किसी के सफारतकार को निकालेंगे, तो यूरोपियन यूनियन तो एक कट है ना। ये अबे पहले 28 मुल्क थे, ब्रेग्जिट के बाद ये 27 मुल्क रह गए हैं। अभी इसका इफेक्ट तो होना था। अभी ये जो करारदाद भी हुई है, ये भी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी पार्लियामेंट में एक आजाद उम्मीदवार ने, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने वहां करारदाद फराज के खिलाफ पेश की है। इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उन्होंने भी एक आजाद उम्मीदवार से ही ये पेश कराई है, उसके ऊपर बहस हुई है। 20-21 MEP बोले हैं, मोस्टली पाकिस्तान के हक में बोले हैं। अभी हमें ये क्या करना है, बल्कि मैं और हमारी फेडरेशन हम इस पे काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ जो हमारे एम्बेसडर हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी हो रही है। हमें अभी लीगली जो यूरोपियन EU का ये यूरोपियन कोर्ट है ह्यूमन राइट्स का, हमें अपना केस वहां लेके जाना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ हेलो कैस्ट्रो के खिलाफ बात नहीं की जा सकती, यहूदियों के खिलाफ बात नहीं की जा सकती, तो 1.25 अरब की आबादी को ये लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा तरीका ठीक होना चाहिए। ये जो तरीका हमने अपनाया पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो मकार भी है, यार भी है, वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। और आजकल जो हालात हैं, फ्रांस और इंडिया के आपस में बड़े अच्छे मरासम हैं, हमारे जर्मनी के साथ, बाकी मुल्क के साथ अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्रांस के साथ बिल्कुल कतई तलक कर लें। हम जो है हर प्लेटफॉर्म पे ये जो फ्रांस में हाकियों के ऊपर कोई चीजें हुई हैं, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमारा हक है पुरअमन प्रोटेस्ट करना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अला रसूल हिल करीम की जात के ऊपर हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन हमें तरीका ठीक बनाना है, OIC के मुल्क हैं उनमें जाना है। परवेज इकबाल लोसर साहब, जब जब पाकिस्तान को GSP प्लस का स्टेटस मिला है, आप भी वहां बड़ा एक्टिवली इस मामले को देखते रहे, जब जब भी पाकिस्तान को GSP प्लस का स्टेटस की रियायतें मिलने लगती हैं, हमारे दुश्मन को तकलीफ होने लगती है, हमारा दुश्मन इसके खिलाफ लॉबिंग करता है। और आप किस तरह देखते हैं? अब भी असल जो मसला है ये GSP प्लस स्टेटस की तकलीफ है, जो पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखने वाले लोग हैं उनको यही वजह है कि अब वहां पर लॉबी ने एक काम करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके मफादात के खिलाफ। ये है ही इंडियन। अभी मुल्क के अंदर आप ये ना कहें कि मुल्क के बाहर मुतहरक हो जाते हैं। आपके मुल्क के अंदर जब ये आपके मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इंडियन जो है वो सोशल मीडिया पे एक ही ट्रेंड चला रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वार शुरू हो गई है, पाकिस्तान के अंदर, यानी कि उन्होंने। और अभी यहाँ पर भी ये
جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے ہم نے جب لیا، میں نے اکثر یہ کہتا ہوں جب پہلی بار ہم نے لیا تو ہمارے امبیسڈر تھے طارق فاطمی، میں بہرحال میں واحد وہ پاکستانی ہوں جو پہلے سٹیٹس سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طرح سے اس کا حصہ رہا ہوں، یا اس میں میرا پازیٹیو کردار رہا ہے، یا اس میں ہم نے لابی کی ہے. لیکن جب یہ سٹیٹس قریب آیا ریویو ہونے کا تو انڈیا نے اپنا کام دکھایا. اس کے پروف بھی ابھی یورپین لوگوں نے خود ای یو ڈسنفو لیب میں نکالے ہیں. 2004 سے لے کر آج تک ان کی دہلی این جی او جو ہے کبھی بلوچستان کے اوپر، کبھی ہماری منارٹی کے اوپر، اور آج آپ کے پروگرام کے ذریعے، کیونکہ میں یورپین پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کر یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پاکستان میں بسنے والا مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، جو کسی بھی اقلیت ہے وہ پاکستانی ہے، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہے. اور پاکستان کے اداروں کے اندر، یعنی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی سینٹ کے اندر، پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں منارٹی جو ہے یہ اپنے ریپرزینٹیو ہیں ان کے، بلکہ ایون فارن آفس ہماری آرم فورسز میں بھی ہماری منارٹی اقلیتیں ہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی منارٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے. اور اس کا ہمیں سفارتکاری کے طور پر کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس کا ہمیں جواب دینا ہے. جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے جہاں پر 78% پاکستان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی یہاں ہو رہی ہے، جہاں پاکستان کو فائدہ ہے، جہاں یورپین منڈیوں کو بھی فائدہ ہے. اور یہ جی ایس پی پلس کوئی ایسا وہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ یہ ابھی جیسے سوشل میڈیا پہ کر لیا کہ یہ ختم ہو گیا، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئی. یہ سوشل میڈیا پہ یہ سرخے جو ہیں یہ جان بوجھ کر انڈین مودی کے گودی لیے ہوئے بچے جو ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں اپنی قوم کو، بلکہ یورپ میں بسنے والے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ریزولوشن آئی ہے، اور آگے جا کے دیکھیں یہ پہلے بھی جو تیسری بار ہم نے یہ لاسٹ ایئر ہم نے جو جی ایس پی پلس ریویو ہوا تھا تب تو بہت زیادہ مشکل تھا. یعنی کہ ایون میں یہ جو 19 سال سے اس پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں ریگولر، مجھے بھی لگا کہ شاید یہ مشکل ہو جائے. لیکن یورپین پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے، ٹریڈ کمیٹی، جو پارلیمان کے ممبروں سے جب ہم ملے تو انہوں نے کہا کہ اس میں یورپ کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی. یہ اتنی جلدی پابندیاں لگانے لگے، ہم نے الحمدللہ ایک ملک ہے جغرافیائی لحاظ سے بھی. یہ میں کہوں کہ جو کبھی میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری فارن آفس سویا ہوا ہے، بالکل غلط بات ہے. اگر ہم نے 3 بار 4 بار یہ سٹیٹس لیا ہے تو یہ سو کے نہیں لیا ہے، یہ کسی سیاستدان نے نہیں لیا ہے. سیاستدان تو صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اس نے بیچ دیا، ان کی غلط پالیسیاں ہو گئی. یہ فارن آفس کے قابل لوگ ہیں. ابھی یہ ہمارے فارن آفس میں ہمارے ماشاءاللہ فارن آفس میں چونکہ فارن آفس کو کور کرتا ہوں، بڑے بڑے قابل افسر ہیں. ڈاکٹر محمد فیصل صاحب جیسے بڑے قابل افسر ہیں جو کہ جرمنی میں سفیر ہیں، اور زاہد حفیظ چودھری صاحب جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری ایشیا ہیں، ان جیسے قابل افسر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، یہ ہمارے جو قابل افسران ہیں یہ دنیا کے بہترین سفارتکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جو صاحب میں ایک فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جو مالی سال 2020 کے دوران ہوئی، یہ ایکسپورٹس جو ایسٹرن یورپ ہیں جس میں ہنگری، رومانیا، جو یوکرائن وغیرہ ہیں، اس میں $572 ملین کی تھیں. جو کہ ناردرن یورپ ہے، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے، سویڈن، اس میں تقریباً $2 ارب کی جو صاحب یہ پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں. اور جو صدرن یورپ ہے اس میں بھی تقریباً $2 ارب کے قریب، یعنی جس میں گریس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں. اور یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں ویسٹرن یورپ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، ان کے ساتھ تو تقریباً 3.5 ارب کے لگ بھگ پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں یہاں سے جو کی جاتی ہیں. تو پاکستان کی ایکسپورٹس کا بڑا پورشن جو ہے وہ یورپ میں جاتا ہے، اور پاکستان کے دشمن کو یہی بات جو ہے وہ چبھتی ہے. اور کبھی وہ باسمتی چاول پر وہ وہاں جا کر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ باسمتی چاول تو پاکستان کی پروڈکٹ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی کسی دن آپ کو ویڈیو پہ جو سب انشاءاللہ لیں گے اور بات کریں گے اس پر بھی. اب تک کے لیے جو سب بہت شکریہ. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے. ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.